ऐसा मत कहो। ताए की आवाज कांप रही थी। जुंगकुक ने धीरे से कहा, मैं बस चाहता था कि तुम यह जानो कि अगर कभी वक्त ने हमें एक दूसरे से दूर कर दिया तब भी मैं तुम्हें ही चुनूंगा। मैं इसे किसी और तरह सोच ही नहीं सकता। ताए ने अपनी आंखें बंद कर लीं। उसकी आंखों में फिर से आंसू आने लगे थे। जुंगकुक ने कहा, मैं अपने बच्चों को इस घर में तुम्हारे बिना इधर उधर भागते हुए सोच भी नहीं सकता। मेरे लिए यह सोच पाना भी मुश्किल है कि तुम मेरे जीवन साथी नहीं हो। जुंगकुक की बात सुनकर ताए हल्का सा हंस पड़ा और उसके आंसू भी जैसे अचानक थम गए। बच्चे भी? हम अभी तक शादीशुदा भी नहीं हैं। जुंगकुक ने मुस्कुराते हुए कहा, यह वही इंसान कह रहा है जिसने खुद कहा था कि उसे 5 बच्चे और 2 फ्लेमिंगो चाहिए। फिर उसने थोड़ी देर रुककर पूछा, लेकिन अगर। जुंगकुक ने उसकी तरफ देखा। ताए ने धीरे से कहा, अगर मैं वापस नहीं आया तो? यह सुनकर जुंगकुक कुछ पल के लिए बिल्कुल शांत हो गया। ताए को तुरंत लगा कि शायद उसे यह सवाल पूछना ही नहीं चाहिए था। लेकिन कुछ देर बाद जुंगकुक ने कहा, तो मैं तुम्हारे जैसे किसी और का इंतजार करूंगा। मुझे कोई और नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ तुम चाहिए। ताए बस मुस्कुरा दिया। उसके पास कहने के लिए कुछ नहीं था। वह इस पल में इतना भावुक हो चुका था कि उसे जुंगकुक की बातें सुनते रहना कभी भी काफी नहीं लगता था। जुंगकुक को वह गाना पसंद था, इसलिए दोनों उसे बार बार सुनते रहे। कुछ देर बाद ताए ने अचानक महसूस किया कि जुंगकुक भी अनजाने में गाने के साथ गा रहा था। क्या हुआ? ताए ने हैरानी से उसके बाजू पर हल्की सी थपकी दी। तुम गा सकते हो? जुंगकुक के कान लाल हो गए। मैं? ताए ने हैरानी से कहा, तुम्हें खुद नहीं पता? हे भगवान, तुम्हारी आवाज तो कमाल की है। जुंगकुक बस शर्माते हुए मुस्कुरा दिया। वह ऐसी तारीफ सुनने का आदी नहीं था। ताए ने कहा, तुम्हें और गाना चाहिए? फिर जुंगकुक ने मुस्कुराकर पूछा, तो क्या मैं तुम्हारे लिए एक गाना बनाऊं? ताए यह सुनकर तुरंत खुश हो गया। सच में? मैं तुम्हें चुनौती देता हूं। जुंगकुक ने कंधे उचकाते हुए कहा, चुनौती मंजूर है। वहां हंस पड़ा। उसके दिमाग में उसी समय उस गाने के बोलों को लेकर कई तरह के ख्याल आने लगे। फिर जुंगकुक ने कहा, लेकिन एक शर्त है। यह सुनकर ताए चुप हो गया। क्या शर्त? ताए ने अचानक थोड़ा घबराते हुए पूछा। जुंगकुक ने आंखें बंद करके अपने होंठ आगे किए। ताए उसकी बात समझ गया और उसकी इस हरकत पर हंस पड़ा। तुम एक दिन भी बिना किसके नहीं रह सकते, है ना? जुंगकुक हंसते हुए बोला, तुम्हें भी तो पसंद है बेवकूफ। ताए अपने घुटनों के बल उठकर जुंगकुक की गोद में बैठ गया ताकि वह उसे आसानी से किस कर सके। दोनों के होंठ लगभग एक दूसरे से मिलने ही वाले थे कि तभी ताए का फोन बज उठा। जुंगकुक अचानक रुक गया। वह थोड़ा हैरान और कुछ नाराज भी दिखा। ताए ने कहा, ओह सॉरी। फिर उसने अपनी जेब से फोन निकाला। स्क्रीन पर आई नोटिफिकेशन देखते ही उसकी मुस्कान गायब हो गई। वह कैलेंडर का अलार्म था। ताए ने जैसे ही देखा कि अलार्म किस चीज के लिए था, उसके चेहरे के भाव तुरंत बदल गए। इसका मतलब था जुंगकुक कैंप में ट्रेनिंग की निगरानी कर रहा था। तभी उसकी नजर लिसा पर पड़ी, जो अपने हाथ में कुछ लेकर वहां आई थी। कैंप में मौजूद सभी लोगों ने उसे पहचान लिया। वे उसके पिता के सैन्य और सरकारी पद से वाकिफ थे, इसलिए सभी ने उसका अभिवादन किया। लिसा ने भी मुस्कुराकर सबका जवाब दिया। कैप्टन ह्यूगो ने भी लिसा का अभिवादन किया और धीरे से जुंगकुक से कहा, मैं यहां संभाल लूंगा। लिसा के पास शायद कोई जरूरी बात थी, इसलिए वह और जुंगकुक उसके ऑफिस में चले गए। लिसा ने जुंगकुक को एक बड़ी सी नोटबुक दी। जुंगकुक ने पूछा, यह क्या है? उसने नोटबुक खोली। उसमें सामान की बिक्री से जुड़े बहुत सारे हिसाब लिखे हुए थे। लिसा ने कहा, जैसा कि आप देख सकते हैं, अमेरिकी कंपनियां अब कोरिया के बाजार पर धीरे धीरे कब्जा कर रही हैं। विदेशी सामान की बिक्री हमारे अपने सामान से कहीं ज्यादा हो रही है और इसमें अभी तक गैर कानूनी तरीके से बाहर भेजे जा रहे सामान का हिसाब भी शामिल नहीं है। वह आगे बोली, कोई इस बारे में बात तक नहीं कर रहा, सरकार भी नहीं। कुछ लोगों को इसका पता है, लेकिन उन्हें डर है कि अगर उन्होंने आवाज उठाई तो उन्हें ही निशाना बनाया जाएगा। जुंगकुक नोटबुक के पन्ने पलटता रहा और सारे हिसाब को ध्यान से देखता रहा। कुछ देर बाद उसने गहरी सांस ली और नोटबुक लिसा को वापस दे दी। मैं इसके लिए पहले ही कुछ कर चुका हूं। लिसा ने भौं उठाई। मुझे बताओगे कि क्या किया है?
जुंगकुक ने सिर हिलाया। अभी नहीं, बस इतना समझ लो कि तुम्हें इसका पता बहुत जल्द खुद चल जाएगा। लिसा ने अपनी बाहें बांध लीं। तुम जो भी कर रहे हो, मुझे उम्मीद है कि उससे तुम्हारी जान खतरे में नहीं पड़ेगी। जुंगकुक हल्का सा हंस पड़ा, जैसे लिसा मजाक कर रही हो। खतरे में रहना भी तो मेरी नौकरी का हिस्सा है, लिसा ने गंभीर होकर कहा। तुम एक सैनिक हो और कैप्टन भी। दुश्मन तुम्हें आसानी से निशाना बना सकता है, लेकिन अब जब तुम्हारी जिंदगी में ताय है, बात पहले जैसी नहीं रही। यह सुनकर जुंगकुक चुप हो गया। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाजा खुला और बोगुम हाथ में कागजों का एक बड़ा ढेर लेकर अंदर आया। लिसा और जुंगकुक को साथ देखकर वह तुरंत रुक गया। ओह, माफ कीजिए सर, मैडम, लिसा ने कहा। नहीं, कोई बात नहीं, अंदर आ जाओ। बोगुम झिझकते हुए कमरे में आया। लिसा की खूबसूरती की वजह से वह उसके सामने थोड़ा घबरा रहा था। उसने कागज जुंगकुक की मेज पर रखे। लेफ्टिनेंट कांग ने ये भेजे हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि बाद में होने वाली जांच के लिए उन्हें आपकी जरूरत है। जुंगकुक ने सिर हिलाया। बोगुम जाने ही वाला था कि जुंगकुक ने उसे रोक लिया। मिस्टर पार्क, कृपया इन्हें गेट तक छोड़ाओ। बोगुम थोड़ा घबरा गया, लेकिन फिर उसने झुककर कहा, जी सर। लिसा ने जुंगकुक को घूर कर देखा। शायद वह समझ गई थी कि जुंगकुक ऐसा क्यों कर रहा है। लिसा और बोगुम कमरे से बाहर निकल गए। जुंगकुक के कहने के मुताबिक बोगुम उसे गेट तक छोड़ने चला गया। रास्ते में लिसा ने पूछा, क्या तुम इंट्रोवर्ट हो? बोगुम ने जवाब दिया, नहीं मैडम। लिसा यह औपचारिकता सुनकर हंस पड़ी। जहां तक मुझे पता है मैं तुमसे छोटी हूं, इसलिए इतनी औपचारिकता छोड़ दो। बोगुम को खुद समझ नहीं आ रहा था कि वह इतना घबरा क्यों रहा है। शायद इसलिए क्योंकि लिसा बाकी लड़कियों से काफी अलग तरीके से बात कर रही थी। कुछ देर बाद उसने कहा, ठीक है, बेस्ट आई। लिसा हंस पड़ी। बेस्टी? किसी आदमी के मुंह से यह शब्द सुनना काफी मजेदार है। बोगुम ने शर्मिंदगी में अपना सिर खुजाया। उसका मजाक भी अक्सर बिना किसी चेतावनी के निकल जाता था। इसी तरह बात करते हुए दोनों अपनी जिंदगी के बारे में बातें करने लगे। इसी दौरान बोगुम ने अनजाने में लिसा से उसकी प्रेम जिंदगी के बारे में पूछ लिया। उसे पता था कि लिसा की मंगेतर की मौत हो चुकी थी। बोगुम तुरंत बोला, ओह, मेरा मतलब वह नहीं था। लिसा ने सिर हिलाया और मुस्कुराकर कहा, कोई बात नहीं, उसे मर जाना ही चाहिए था। लिसा ने अपनी नजरें हाथों पर टिकाते हुए कहा, बाद में मुझे पता चला कि वह सिर्फ मेरे पैसों के लिए मेरे साथ था। इस बात को याद करते हुए भी वह थोड़ी असहज थी। मेरा मतलब है, सारे मर्द नहीं। वह खुद ही हंस पड़ा। आखिरकार दोनों गेट तक पहुंच गए। लिसा ने उसे धन्यवाद कहा, तुम मजेदार हो, उम्मीद है कि हम फिर मिलेंगे। वह मुस्कुराई और वहां से चली गई। बोगुम वापस अपने कमरे में पहुंचा तो वहां बाकी लोग किसी चीज के बारे में बात कर रहे थे, लेकिन उसे उनकी बात समझ नहीं आ रही थी। एक ने पूछा, क्या तुम लोगों ने वह किताब पढ़ी? दूसरे ने जवाब दिया, हाँ, मैंने पढ़ी है। कौन सी किताब? वही रहस्यमयी किताब। बोगुम उनकी बातचीत सुनकर उलझ गया, लेकिन अब उसकी दिलचस्पी भी जाग चुकी थी। एक आदमी ने कहा, मुझे सच में लगता है कि उस लेखक की बात में दम है। दूसरे ने कहा, मुझे भी। मुझे लगता है कि विदेशी लोग हमारा फायदा उठा रहे हैं। बोगुम कमरे के एक कोने में चुपचाप खड़ा रहा, लेकिन उसके कान उनकी हर बात सुन रहे थे। किसी ने कहा, उस किताब की चर्चा अब हर जगह हो रही है। दूसरे ने कहा, इसमें हैरानी की बात नहीं है, लेखक बहुत होशियार है। उसने जो बातें बताई हैं उन्हें हमने पहले क्यों नहीं देखा? फिर किसी ने पूछा, मैं सोच रहा हूं कि आखिर वह लेखक है कौन? किताब पर सिर्फ उसका उपनाम लिखा है। उसी समय बोगुम की नजर कमरे के एक कोने में बैठे ताये पर पड़ी। ताये बिल्कुल चुप था और सामने खाली जगह को देख रहा था, जैसे उसके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा हो। बोगुम ने मन ही मन कहा, उम्मीद है वह ठीक होगा। शायद सेओगजिन सही कह रहा था। बोगुम ने ताये से दूर रहने की जितनी भी कोशिश की थी, उसके बावजूद उसके मन की भावनाएं कभी खत्म नहीं हुई, बल्कि वक्त के साथ वे और बढ़ती गईं। उसे खुद से नफरत थी कि वह ऐसे इंसान से प्यार करने लगा था जो पहले से किसी और से प्यार करता था। कुछ समय बाद रात के करीब 9 बजे जुंगकुक के घर के दरवाजे पर दस्तक हुई। लिसा किसी दूसरे काम से बाहर गई हुई थी।
इसलिए इस समय जुंगकुक घर पर ही था। वह कुर्सी से धीरे से उठा और दरवाजे की तरफ गया। इतनी रात में कौन उससे मिलने आया था, यह सोचकर वह हैरान था। दरवाजा खोलते ही उसने सामने ताए को देखा। ह्युंग। जुंगकुक को यकीन नहीं हुआ कि इतनी रात में ताए उसके घर आया था। बाहर बहुत ठंड थी और बर्फ गिर रही थी। ताए ने गर्म कपड़े पहन रखे थे, लेकिन फिर भी उसके लिए यह ठंड काफी थी, क्योंकि उसे बर्फीला मौसम आसानी से सहन नहीं होता था। जुंगकुक ने तुरंत उसे अंदर आने दिया। इतनी बर्फ में बाहर क्यों निकले? ताए ने धीरे से कहा, मैं तुमसे मिलना चाहता था। लेकिन असली वजह यह थी कि उसे डर था कि बाद में जुंगकुक कहीं गायब ना हो जाए। आज नए साल की रात थी। ज्यादातर लोग अपने घरों में थे। वे खाना खा रहे थे और आधी रात होने का इंतजार कर रहे थे ताकि नए साल का जश्न मना सकें। जुंगकुक ने चिंता से कहा, बेबी, बाहर बर्फ गिर रही है, तुम्हें सर्दी लग सकती है। वह ताए को तुरंत फायरप्लेस के सामने ले गया ताकि उसका शरीर गर्म हो सके। ताए ने मुस्कुराकर कहा, मुझे पता है, लेकिन मैं नया साल तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूं। ताए का इस तरह प्यारा व्यवहार करना देखकर जुंगकुक का दिल एक पल के लिए तेज धड़क उठा। फिर उसने कहा, लेकिन मैं नया साल नहीं मनाता। ताए ने भौं उठाई। जुंगकुक ने कंधे उचकाए। मतलब मनाता तो हूं, लेकिन आने वाले साल को लेकर मुझे कुछ अच्छा महसूस नहीं हो रहा। ताए ने हल्की सी सांस ली और फिर मुस्कुराने की कोशिश की। इतना नकारात्मक मत सोचो, इससे बदकिस्मती आती है। फिर ताए ने अपनी जेब से एक कंगन निकाला। मैंने आज ये लकी चार्म खरीदा है, उम्मीद है कि यह तुम्हारे लिए अच्छी किस्मत लेकर आएगा। उसने वह कंगन जुंगकुक की कलाई पर पहना दिया। जुंगकुक हल्का सा हंसा। मुझे इसकी जरूरत नहीं है, तुम खुद मेरी लकी चार्म हो। ताए ने फिर से मुस्कुराने से खुद को रोकने की कोशिश की। जुंगकुक की बातों से वह अंदर तक खुश हो गया था। फिर ताए ने अपनी कलाई दिखाई। देखो गुक्की, हमारे कंगन एक जैसे हैं। उसकी कलाई पर भी वैसा ही कंगन था, लेकिन जुंगकुक को कंगन ने उतना परेशान नहीं किया जितना ताए का उसे गुक्की कहना। जुंगकुक ने हैरानी से पूछा, तुमने अभी मुझे क्या कहा? ताए थोड़ा घबरा गया। मैंने तुम्हें गुक्की कहा, क्या इसमें कुछ गलत है? जुंगकुक कुछ नहीं बोला। उसके कान हल्के गुलाबी हो गए थे। उसने धीरे से कहा, कुछ नहीं, रुको, मैं बस नहा कर आता हूं। ताए उसकी प्रतिक्रिया देखकर अपनी हंसी रोकने की कोशिश करने लगा। जुंगकुक कमरे से बाहर जाने ही वाला था कि ताए ने उसकी परेशानी को नोटिस कर लिया। ताए ने अपने होंठ दबाकर हंसी रोकते हुए पूछा, क्या तुम सच में नहाने जा रहे हो? बाहर बहुत ठंड है। जुंगकुक ने दूर जाते हुए जवाब दिया, हाँ, जल्दी करूंगा। जैसे ही ताए ने सुना कि जुंगकुक बाथरूम में चला गया है, उसने मन ही मन सोचा, क्या मेरे दिए हुए निकनेम से ही जुंगकुक इतना शर्मिंदा हो गया? जुंगकुक बाथरूम में था। तब ताए ने सोचा कि क्यों ना उसके घर को थोड़ा देखा जाए। वह पहले भी इस घर में आ चुका था, लेकिन उस समय दोनों की मुलाकात कुछ खास अच्छी नहीं रही थी। घर में सादगी के साथ पारंपरिक अंदाज भी था। जगह बहुत खूबसूरत थी। सब कुछ साधारण था, लेकिन फिर भी देखने में बेहद अच्छा लगता था। पहले ताए को पारंपरिक घरों की खूबसूरती समझ नहीं आती थी। उसे लगता था कि इनमें ऐसा कुछ खास नहीं है। लेकिन अब बात अलग थी। अब उसके पास जुंगकुक था और अब उसे साल 1894 की हर चीज से लगाव होने लगा था। इसलिए वह इस घर को देखकर पहले से कहीं ज्यादा प्रभावित था। घूमते हुए उसकी नजर जुंगकुक की मेज पर पड़ी। उसका छोटा सा ऑफिस लिविंग रूम और रसोई के बीच में था। मेज पर कागज और दूसरी चीजें बिखरी हुई थीं। ताए ने हल्की सी सांस ली। छुट्टी होने के बावजूद जुंगकुक अब भी काम कर रहा था। तभी उसकी नजर पेन होल्डर के पास रखे एक रुमाल पर पड़ी। वहां एक कलम और एक कोक्विल भी रखा था। उसे याद आया कि जुंगकुक ने वह चीज संभाल कर रखी थी। यह सोचकर ताए को अच्छा लगा कि जुंगकुक उस चीज को अब भी संभाल कर रखे हुए है। इसके बाद उसकी नजर टाइपराइटर के पास रखे कागजों पर गई। उन पर कुछ लिखा हुआ था और ताए उसे साफ पढ़ सकता था। उसने भौहें सिकोड़ ली। यह किस लिए है? ताए ने सारे कागज थोड़ा व्यवस्थित करके देखने की कोशिश की, लेकिन लिखी हुई बातों का मतलब वह समझ नहीं पाया। उसने खुद से पूछा, जुंगकुक यह सब क्यों लिख रहा है? आखिरकार उसने हार मान ली। उसे जुंगकुक पर भरोसा था और उसे यकीन था कि वह जो भी कर रहा है किसी अच्छे मकसद के लिए ही कर रहा होगा। तभी उसकी नजर रुमाल के पास रखी एक बैंगनी नोटबुक पर पड़ी।
यह वही नोटबुक नहीं थी जिसे वह पहले ढूंढ रहा था, इसलिए ताए की उत्सुकता और बढ़ गई। उसने नोटबुक उठाई और उसे खोला। पहले पन्ने पर उसका अपना नाम लिखा था। यह देखकर ताए का दिल एक पल के लिए तेज धड़क उठा। उसने अगला पन्ना पलटा। वहां कुछ शब्द लिखे हुए थे। वे किसी कविता की तरह पंक्तियों में सजे थे। ताए धीरे से पढ़ने लगा। तुम्हारी वह धीमी आवाज जो मेरे दिल को छू गई थी, एक बार फिर मेरा नाम पुकारो। मैं इस जमी हुई रोशनी के नीचे खड़ा हूं, लेकिन फिर भी हर कदम तुम्हारी तरफ बढ़ाऊंगा। तभी दूर से जुंकुक की आवाज आई, ह्युंग। ताए लगभग चौंक गया। उसने जल्दी से नोटबुक वापस रख दी और मेज पर रखी सारी चीजों को पहले जैसा कर दिया। फिर ऐसे खड़ा हो गया जैसे उसने कुछ देखा ही ना हो। जुंकुक ने आते ही पूछा, पानी ठंडा था? इतनी ठंड में नहाने की क्या जरूरत थी? जुंकुक अब अपने साधारण कपड़ों में था। उसके बाल हल्के से चेहरे पर आ रहे थे। वह थोड़ा शर्माते हुए दूसरी तरफ देखने लगा। फिर उसने पूछा, तुम कॉफी लोगे या कुछ गर्म? ताए ने सिर हिलाया। नहीं, मैं ठीक हूं। इसके बाद दोनों कुछ देर तक चुप रहे। ताए को अचानक एहसास हुआ कि इस समय वे दोनों घर में अकेले थे। रात का समय था और माहौल थोड़ा अजीब सा लगने लगा। जुंकुक भी कुछ असहज था, इसलिए वह ताए से थोड़ा दूर बैठा हुआ था। ताए ने उसकी तरफ देखकर पूछा, तुम मुझसे इतनी दूर क्यों बैठे हो? ह्युंग, मुझे थोड़ा डर लग रहा है। ताए हैरान हुआ। उसे लगा था कि जुंकुक को शायद किसी चीज से डर नहीं लगता। किस बात का? जुंकुक कुछ कहने वाला था, लेकिन फिर रुक गया। कुछ नहीं, रहने दो। ताए हंस पड़ा। ऐसा कैसे? और तुम वहां इतनी दूर क्यों बैठे हो? क्या तुम नहीं चाहते कि मैं यहां रहूं? अगर ऐसा है तो बता दो, मैं चला जाऊंगा। जुंकुक ने जल्दी से कहा। ह्युंग, मैं सच में डर रहा हूं। ताए ने उसे ध्यान से देखा। तो फिर बताओ, किस बात का डर है? जुंकुक के कान हल्के गुलाबी हो गए। वह थोड़ा झिझका। मुझे डर है कि अगर मैं तुम्हारे बहुत करीब आया तो शायद मैं कुछ ऐसा कर बैठूं जो नहीं करना चाहिए। ताए कुछ पल के लिए चुप हो गया। फिर उसके मन में एक शरारती ख्याल आया। उसने सोचा कि शायद इस मौके पर जुंकुक को थोड़ा परेशान करना मजेदार होगा। ताए धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगा। दोनों की नजरें एक दूसरे पर टिकी थीं। जुंकुक ने पूछा, ताए, तुम क्या कर रहे हो? ताए ने मासूमियत से कहा, क्या? मैं तो कुछ नहीं कर रहा। जुंकुक को लगा कि ताए उसकी तरफ आ रहा है, लेकिन ताए अचानक अपना रास्ता बदलकर पानी का गिलास लेने चला गया। जुंकुक के चेहरे पर हल्की निराशा दिखाई दी। ताए ने गिलास में पानी भरा और आराम से पीने लगा। फिर उसने मुस्कुराकर कहा, तुम्हारे घर का पानी अच्छा है। जुंकुक ने उलझकर पूछा, उसमें ऐसा क्या स्वाद है? ताए ने एक गंभीर चेहरा बनाकर जवाब दिया, पानी जैसा ही स्वाद। जुंकुक यह सुनकर हंस पड़ा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ताए के साथ कैसे पेश आए। ताए ने अपने बालों में हाथ फेरा और जानबूझकर थोड़ा शरारती अंदाज बनाया। जुंकुक की मुस्कान धीरे धीरे गायब हो गई। उसने हल्की सी आवाज में कहा, क्या तुम मुझे परेशान करने की कोशिश कर रहे हो? किम ताएह्युंग? ताए थोड़ा घबरा गया। जुंकुक का उसे पूरे नाम से बुलाना उसे समझा गया कि शायद उसकी शरारत ज्यादा हो गई थी। उसने जल्दी से कहा, नहीं, मैं तो हमेशा ऐसा ही करता हूं। जुंकुक ने हल्की मुस्कान के साथ पूछा, क्या तुम हमेशा ऐसा ही करते हो? वह उठकर धीरे धीरे ताए की तरफ आया। ताए ने जवाब नहीं दिया। जुंकुक उसके सामने आकर रुक गया और दोनों कुछ पल तक एक दूसरे को देखते रहे। फिर उसने मुस्कुराकर कहा, तो फिर यह शरारत सिर्फ मेरे साथ करना? ताए उसके जवाब से थोड़ा हैरान हुआ। जुंकुक ने उसे हल्के से अपनी तरफ खींचा। ताए हंसते हुए बोला, अच्छा ठीक है, मैं तो बस मजाक कर रहा था। जुंकुक भी मुस्कुरा दिया। दोनों के बीच की सारी झिझक धीरे धीरे कम हो गई। जुंकुक ने ताए के माथे पर हल्का सा किस किया। ताए की आंखों में अपने आप मुस्कान आ गई। ताए ने भी उसे पास खींचकर प्यार से गले लगा लिया। कुछ देर बाद दोनों एक दूसरे के सामने बैठे रहे। उनके बीच अब कोई असहजता नहीं थी। ताए ने धीरे से जुंकुक के गालों को अपने हाथों में लिया और अपना माथा उसके माथे से लगा दिया। जुंकुक। ताए कुछ पल चुप रहा। फिर उसने धीरे से कहा, मैं तुम्हारे साथ अपनी पूरी जिंदगी बिताना चाहता हूं। जुंकुक उसकी बात सुनकर कुछ पल के लिए बिल्कुल शांत हो गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि ताए इतनी सीधी बात कह देगा। क्या? ताए ने मुस्कुराकर कहा, तुमने सुना?
जुंगकुक ने धीरे से उसका हाथ थाम लिया। युंग, मैं तुम्हें कभी किसी ऐसी चीज के लिए मजबूर नहीं करना चाहता जो तुम नहीं चाहते। मैं तुमसे प्यार करता हूं और तुम्हारी बहुत इज्जत करता हूं। ताए ने उसकी बात सुनकर हल्की सी मुस्कान दी। फिर उसने मजाक में पूछा, क्या तुम मुझे अप्रत्यक्ष रूप से प्रपोज कर रहे हो? जुंगकुक हंस पड़ा, लेकिन अभी अंगूठी नहीं है। फिर भी क्या तुम मान जाओगे? ताए की आंखें चमक उठीं। तो फिर अभी शादी कर लेते हैं। जुंगकुक उसकी मासूमियत देखकर हंस पड़ा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ताए सच में इतना मासूम है या फिर वह बस प्यार में ऐसा बन गया है। लेकिन कुछ देर बाद ताए की मुस्कान हल्की पड़ गई। उसने धीरे से कहा, लेकिन अगर। जुंगकुक ने उसकी तरफ देखा। ताए कुछ पल रुका और फिर पूछा, अगर हमारी शादी नहीं हुई तो? जुंगकुक इस सवाल से इतना उलझ गया कि कुछ पल तक कुछ बोल ही नहीं पाया। फिर उसने घबराकर हल्की सी हंसी हंसी। उसने ताए का हाथ थोड़ा और कसकर पकड़ लिया। उसके चेहरे पर अब साफ डर दिखाई दे रहा था। ताए ने धीरे से कहा, मैं बस चीजों को समझने की कोशिश कर रहा हूं। मैंने तुम्हें बताया था ना कि मैं भविष्य से आया हूं। मुझे पता है कि आगे क्या होने वाला है, लेकिन अब जब मैंने कुछ चीजें बदल दी हैं तो मुझे डर लग रहा है कि आगे क्या होगा। जुंगकुक ने उसकी बात सुनकर भौहें सिकोड़ ली। बदल दी हैं? यह सुनते ही ताए चुप हो गया। वह जुंगकुक को सच बताने से डर रहा था। ताए ने कुछ पल बाद कहा, हमें नहीं पता कि आगे क्या होने वाला है, लेकिन मुझे अपनी जिंदगी में कभी किसी इंसान को लेकर इतना यकीन नहीं हुआ। तुम मेरे पहले प्यार हो जुंगकुक। तुमने मुझे बहुत कुछ सिखाया है और मैं तुम्हें अपना सब कुछ देने के लिए तैयार हूं, क्योंकि मैं तुम्हारे अलावा किसी और के साथ अपनी जिंदगी की कल्पना नहीं कर सकता। ताए की बात सुनकर जुंगकुक की आंखें नम हो गईं। उसे नहीं पता था कि ताए उसके लिए इतना गहरा एहसास रखता है। उसकी बातें जुंगकुक के दिल को छू गईं। वह अंदर ही अंदर खुश था कि इतनी बड़ी दुनिया में ताए ने उसे अपना प्यार चुना। जुंगकुक ने धीरे से पूछा, क्या तुम इस फैसले को लेकर सच में यकीन से हो? मैं नहीं चाहता कि तुम्हें किसी भी तरह की परेशानी या असहजता महसूस हो। ताए ने सिर हिलाया। मैंने तुम्हें बताया ना, मुझे कभी किसी के लिए इतना यकीन नहीं हुआ। ताए की बात पूरी होने से पहले जुंगकुक उसके सामने घुटनों के बल बैठ गया। ताए कुछ पल के लिए बिल्कुल चुप हो गया। वह जुंगकुक को देखकर हैरान था। जुंगकुक ने मुस्कुराकर कहा, अब पीछे हटने का सवाल नहीं है। उसकी बात में हल्की सी शरारत थी। ताए के दिल की धड़कन तेज हो गई। वह जानता था कि इस पल को लेकर उसके मन में कोई पछतावा नहीं था। जुंगकुक ने मुस्कुराते हुए कहा, तो फिर इस सर्द रात को थोड़ा यादगार बनाते हैं, है ना? सूरज की हल्की किरणें जुंगकुक के चेहरे पर पड़ रही थीं। शायद यही किरणें उसे अब उठने का इशारा कर रही थीं। उसे लगा कि सुबह के करीब 9 बजे होंगे। आज वीकेंड था और छुट्टी भी थी, इसलिए आज कोई ट्रेनिंग नहीं थी। आंखें खुलते ही जिसे वह दुनिया में सबसे खूबसूरत मानता था, ताए उसके पास चैन से सो रहा था। दोनों गर्म कंबल में ढके हुए थे और कमरे में रात की खामोशी अब भी बनी हुई थी। जुंगकुक मुस्कुरा दिया। वह आमतौर पर सुबह उठते ही इतना खुश नहीं होता था, लेकिन आज उसे एहसास हुआ कि सुबह आंखें खुलने पर सबसे पहले उस इंसान को देखना कितना अच्छा लगता है जिसे वह सबसे ज्यादा चाहता है। उसने अपनी जगह बदली ताकि ताए का चेहरा ठीक से देख सके। ताए नींद में भी बहुत शांत और खूबसूरत लग रहा था। जुंगकुक ने धीरे से उसके चेहरे पर आ रहे बालों को उसके कान के पीछे कर दिया। फिर उसने प्यार से उसके बालों पर हाथ फेरा। वह ताए को देखकर बस मुस्कुराता रहा। उसने धीमी आवाज में कहा, हमारी शादी के बाद हर सुबह तुम्हारे साथ उठने का इंतजार नहीं कर सकता। फिर उसने ताए की तरफ देखते हुए कहा, हम अपना एक नया घर बनाएंगे, वहां साथ रहेंगे और अपने गोद लिए हुए बच्चों की देखभाल करेंगे। मैं यह सुनिश्चित करूंगा कि हमारी जिंदगी हमेशा खुशियों से भरी रहे। कुछ देर बाद जुंगकुक बिस्तर से उठा और अपनी अलमारी खोली। उसने अंदर से एक चीज निकाली और उसे देखकर खुद ही मुस्कुरा दिया। फिर उसने प्यार भरी नजर से सोते हुए ताए को देखा। कपड़े पहनने के बाद उसने अपनी जेब में एक सगाई की अंगूठी रख ली। उसके चेहरे पर उत्साह साफ दिखाई दे रहा था। उसने मन ही मन कहा, तुम्हारे उठते ही मैं तुम्हें प्रपोज करूंगा। अब मैं तुम्हें खुद से दूर नहीं जाने दूंगा। इसके बाद जुंगकुक जल्दी से तैयार हुआ और फिर कमरे में आकर देखने लगा कि ताए उठा या नहीं।
भी उसके दिल में जुंगकुक को लेकर चिंता बनी हुई थी। वह बस यही उम्मीद कर रहा था कि जुंगकुक ठीक होगा। कुछ कोशिश के बाद ताय खड़ा हो गया। उसके पैर थोड़े कमजोर लग रहे थे, लेकिन वह धीरे धीरे बाथरूम की तरफ चला गया। तैयार होने के बाद उसे अपना ऊपर पहनने वाला कपड़ा नहीं मिला। मैंने इसे कहाँ रख दिया? मुझे तो याद है कि मैंने इसे यहीं रखा था। वह काफी देर तक घर में उसे ढूंढता रहा। आखिरकार उसने हार मान ली। तभी उसकी नजर जुंगकुक की अलमारी पर पड़ी। उसने अलमारी खोली और कपड़ों को देखने लगा। आखिरकार उसने एक साधारण सफेद शर्ट चुनी। वह उसके लिए थोड़ी बड़ी थी, लेकिन फिर भी उस पर ठीक लग रही थी। इसके बाद ताय रसोई में गया। वहां जुंगकुक ने पहले से दोनों के लिए खाना तैयार करके रखा था। ताय खाना खाते हुए मुस्कुरा रहा था। खाना खत्म करने के बाद ताय ने सब कुछ साफ किया और घर से बाहर निकल गया। बाहर लोगों की भीड़ थी। कई लोग किसी घटना के बारे में बात कर रहे थे। क्या तुमने अभी जो हुआ वह देखा? हाँ, यह तो डराने वाली बात थी। उन्होंने कैप्टन को हथकड़ी क्यों लगाई? पता नहीं क्या हुआ होगा। तभी किसी ने उत्साह से कहा, उस रहस्यमयी किताब का नया हिस्सा भी प्रकाशित हुआ है। सच? मुझे भी दिखाओ। लगभग हर तरफ लोग किसी न किसी कागज को लेकर बातें कर रहे थे, लेकिन ताय का ध्यान इन सब पर नहीं था। उसके दिमाग में सिर्फ जुंगकुक था। वह भीड़ के बीच से चलता हुआ आखिरकार बोगुम के घर पहुंच गया। तभी बोगुम की मां बाहर आई। उनके हाथ में फलों से भरी टोकरी थी। उन्होंने ताय को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, ओह ताय, तुम आ गए। ताय ने भी मुस्कुराकर कहा, नया साल मुबारक हो आंटी। उन्होंने कहा, हम कल रात तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। सोचा था कि सब लोग साथ बैठकर खाना खाएंगे, लेकिन बोगुम ने बताया कि तुम किसी दोस्त के घर गए हो। ताय ने कहा, हाँ माफ कीजिए, मैं एक दोस्त के घर गया था और वहीं रुक गया। कोई बात नहीं, क्या तुम बोगुम को जगा सकते हो? इतना कहकर वह वहां से चली गई। ताय ने घर का दरवाजा खोला और अंदर गया। बोगुम फर्श पर सो रहा था। उसने एक तकिया पकड़ रखा था। दरवाजा खुलने से बाहर की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ी और उसकी नींद खुल गई। उसने आंखें मलते हुए पूछा, ताय? ताय ने हैरानी से पूछा, तुम फर्श पर क्यों सो रहे हो? उसने बोगुम को उठने में मदद की। बोगुम ने कहा, तुमने कहा था कि कल रात वापस आ जाओगे। मैं तुम्हारा इंतजार करता रहा। ताय ने कहा, मुझे माफ कर दो, बाहर बर्फ गिर रही थी, इसलिए मैंने वहीं रुकने का फैसला किया। इसी दौरान बोगुम की नजर ताय के गले पर गई। वहां रात की एक निशानी दिखाई दे रही थी। बोगुम का दिल बैठ सा गया। शायद उसे समझ आ गया था कि ताय पिछली रात कहां और किसके साथ था। कुछ पल बाद उसकी नजर रसोई में रखी मेज पर गई। वहां खाना सजा हुआ था। ताय ने पूछा, क्या यह तुमने बनाया था? बोगुम ने धीमी आवाज में कहा, हाँ, मैं कल रात तुम्हारे साथ एक छोटी सी डेट करना चाहता था, लेकिन लगता है तुम व्यस्त थे। ताय को बहुत बुरा लगा। चलो इसे खाते हैं, खाना अच्छा लग रहा है। बोगुम ने सिर हिला दिया। नहीं। उसने मेज पर रखा खाना उठाया और उसे अलग रख दिया। ताय कुछ नहीं बोल पाया। उसे खुद बहुत बुरा लग रहा था। बोगुम भी चुप रहा। वह बर्तन धोने लगा, क्योंकि उसे डर था कि अगर उसने कुछ कहा तो उसकी भावनाएं बाहर आ जाएंगी। ताय ने धीरे से कहा, मुझे माफ कर दो। बोगुम ने कोई जवाब नहीं दिया। वह ताय को और दुखी नहीं करना चाहता था। तभी अचानक घर का दरवाजा जोर से खुला। 2 अनजान लोग अंदर घुस आए। ताय घबराकर पीछे हट गया। उनमें से एक ने ताय की तरफ बढ़ने की कोशिश की। बोगुम ने तुरंत चेतावनी दी। ताय! अगले ही पल बोगुम घायल होकर जमीन पर गिर पड़ा। ताय घबराकर उसकी तरफ दौड़ा। दूसरे आदमी ने ताय को पकड़ लिया और उसे वहां से जाने से रोक दिया। ताय ने खुद को छुड़ाने की कोशिश की और आखिरकार उसके हाथ से निकल गया। वह बोगुम की मदद करने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन तभी दूसरे आदमी ने एक छोटा सा हथियार ताय की तरफ कर दिया। अगले ही पल ताय को तेज चक्कर महसूस हुआ। वह समझ गया कि उसे बेहोश करने के लिए कुछ इस्तेमाल किया गया है और वह जमीन पर गिर पड़ा। बोगुम ने आखिरी कोशिश करते हुए पास पड़ी एक चीज उठाकर हमलावर की तरफ फेंकी। वह हमलावर को लग गई और वह कुछ पल के लिए रुक गया, लेकिन दूसरे हमलावर ने बोगुम को भी बेहोश कर दिया। कुछ देर बाद दोनों बेहोश पड़े थे। एक हमलावर ने ताय को उठाया और दूसरे से पूछा। दूसरे ने सिर हिलाया। नहीं, बॉस ने सिर्फ इसी लड़के को लाने के लिए कहा है।
उन्होंने जल्दी से ताय को बाहर ले जाकर एक गाड़ी में छिपा दिया। आसपास किसी को कुछ पता नहीं चला। इसके बाद वे ताय को लेकर वहां से निकल गए। उन्हें खुद भी नहीं पता था कि आगे उसे कहां ले जाना है। तो इस पार्ट की कहानी यहीं खत्म होती है। मिलते हैं अगले पार्ट में। उम्मीद है इस बार आपको अगले पार्ट के लिए ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। तब तक अपना ख्याल रखिए।